दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज इस देश के महानतम व्यक्ति भारत रत्न बाबा साहब P.R. अम्बेडकर का वह अंतिम भाषण जो संविधान समिति में 25 नवंबर 1949 को दिया गया था। वास्तव में इस अंतिम भाषण का महत्व इसलिए है कि बाबा साहब ने संविधान, देश, राष्ट्र और इस देश की आम जनता और खास व्यक्तित्वों के विषय में जो विश्लेषण संविधान के साथ उसकी उपयोगिता और राजनीतिक लोगों की कार्य प्रणाली और आम जनता से जो संबंध है उस पर तार्किक विवेचन और साथ ही उसका दार्शनिक पक्ष भी रखा है। इसलिए बाबा साहब के इस संविधान समिति में जो अंतिम भाषण है इसका कहीं ज़्यादा महत्व है। तब भी था और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप उन्हीं के भाषणों से आप जानें। मैं ये चाहूँगा कि यह जो भाषण है बाबा साहब का, हर व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे वो इस देश का भला करने वाला व्यक्ति हो यानी समाज सेवी हो, चाहे वो छोटे वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एससी का हो या एसटी का हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, जो भी है उन सभी के लिए, धार्मिक से लेकर के गैर धार्मिक, मार्क्सवादी से लेकर के आप हिंदुत्ववादी, मध्यमार्गी और लोकतंत्रवादी या समाजवादी, सभी को सुनने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की जरूरत है। भाषण थोड़ा लंबा है लेकिन इसे आपको गौर से, एक बार न समझ में आवे, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जरूर इस भाषण को सुने और सोचें कि बाबा साहब की दूरदृष्टि क्या थी। आइए मैं शुरू करता हूं। महोदय, संविधान निर्मात्री समिति के काम का सिंहावलोकन करते समय ध्यान में आता है कि 6 दिसंबर 1946 को हुई इस पहली बैठक को अब 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन हो चुके हैं। इस अवधि में संविधान समिति के 11 सत्र आयोजित किए गए। इन 11 में से पहला सत्र 6 उद्देश्यों का प्रस्ताव पारित करने, मूलभूत अधिकारों, केंद्रीय संविधान, केंद्रीय सत्ता, प्रादेशिक संविधान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जाति आदि पर विविध समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने में व्यतीत हुआ। 7वें से लेकर 10वीं सत्र संविधान के प्रारूप पर विचार करने में खर्च हुआ। इन 11 सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से 114 दिन समिति ने संविधान पर विचार करने में लगाए। संविधान समिति ने प्रारूप समिति को 21 अगस्त 1947 को नियुक्त किया था। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। इस समिति ने 141 दिन कार्य किया। इस काल में उसने संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम किया। संविधान के सलाहकारों ने प्रारूप समिति को
काम करने के लिए संविधान का जो प्रारूप तैयार करके दिया था उसमें 243 धारा व 13 सूचियां थी। प्रारूप समिति ने संविधान समिति को संविधान का जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया उसमें 315 धाराएं व 8 सूचियां थी। विश्लेषण के पश्चात संविधान के प्रारूप के अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई। संविधान के अंतिम स्वरूप के प्रारूप में 395 अनुच्छेद व 8 सूचियां हैं। संविधान के प्रारूप में विचारार्थ प्रस्तुत किए संशोधनों की संख्या 7635 थी। इसमें से सभागृह में प्रत्यक्ष प्रस्ताव के रूप में जो संशोधन स्वीकार किए गए उनकी संख्या 2473 थी। वस्तु स्थिति इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि असेंबली का काम पूरा करने में काफी समय ले रही है, वह बड़े आराम से काम कर रही है और उस कारण सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है। यह कहना वैसा ही था जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। इस शिकायत का क्या कोई आधार है? दूसरे देशों की संविधान समितियों को अपना संविधान तैयार करने में कितना समय लगा, जरा इसका विचार करें। अमेरिकी कन्वेंशन की पहली बैठक 25 मई 1787 को हुई और 17 सितंबर 1787 को उसने अपना काम पूरा किया, अर्थात उसने 4 महीने में अपना काम पूरा किया। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और मार्च 1867 अर्थात 2 वर्ष 5 माह में वहां का संविधान तैयार हुआ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन की पहली बैठक मार्च 1891 में हुई और 6 जुलाई 1900 को संविधान ने कानून का रूप लिया। उन्हें 9 वर्ष लगे। दक्षिण अफ्रीका कन्वेंशन की पहली बैठक अक्टूबर 1908 में हुई और 20 सितंबर 1909 को संविधान ने कानून का रूप लिया। वहां 1 वर्ष का परिश्रम काम आया। अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका के कन्वेंशन ने जो किया उससे हमने अधिक समय लिया, यह सही है, लेकिन हमने कनाडा कन्वेंशन से अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलियाई कन्वेंशन से तो बहुत ही कम समय लिया। दोनों की तुलना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान हमसे बहुत छोटे हैं। मैंने बताया कि अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, पर अमेरिका के संविधान में केवल 7 उप विभाग सहित केवल 21 अनुच्छेद हैं। कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 विभाग हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान तैयार करते समय उन्हें संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वे जैसे प्रस्तुत किए गए यथावत मंजूर कर लिए गए, जबकि हमारे यहाँ 2473 संशोधनों पर विचार करना पड़ा। इस वस्तुस्थिति को देखें तो समय लगाने का आरोप निराधार साबित होता है, जबकि इतना अधिक काम इतने कम समय में करने के लिए असेंबली अपनी पीठ थपथपा सकती है। प्रारूप समिति के काम के स्तर को देखने पर यह दिखाई देगा कि श्री नजरुद्दीन अहमद ने जो सीधे सीधे विरोध करना अपना कर्तव्य समझा, उनकी दृष्टि से तो समिति द्वारा किया गया कार्य केवल निषेध के योग्य ही नहीं बल्कि हीन दर्जे का है। प्रारूप समिति के कार्य के बारे में अपना मत प्रकट करने का प्रत्येक को अधिकार है, इसलिए नजरुद्दीन की राय का स्वागत है। श्री नजरुद्दीन को लगता है कि उनके पास इस समिति के किसी भी सदस्य से अधिक बुद्धि है। उनके इस दावे पर आपत्ति करने की इस समिति की इच्छा नहीं है। यदि असेंबली ने प्रारूप समिति के लायक मानकर उनकी नियुक्ति की होती
तो प्रारूप समिति ने उनका स्वागत कर उन्हें अपने में समाहित कर लिया होता। संविधान की रचना में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया, यह दोष प्रारूप समिति का नहीं है। श्री नजरुद्दीन ने प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को एक नया नाम दिया। उसका स्पष्ट हेतु तुच्छता प्रकट करना है। वे इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी प्रवाह पतित कहते हैं। इस व्यंग्य के लिए संभवतः वे खुश होंगे, पर उन्हें यह मालूम नहीं है कि प्रभुत्व के बिना प्रवाह पतित होने और प्रभुत्व प्राप्त कर प्रवाह पतित होने में अंतर है। यदि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रवाह के साथ बही हो तो परिस्थिति पर प्रभुत्व प्राप्त किए बिना उसने वैसा कभी नहीं किया। कभी गलती से मछली जाल में फंसेगी, इस आशा में वह जाल डालकर बैठी नहीं रही। जो मछली उसे चाहिए थी, उसने उसकी खोज उस पानी में की जहां उसके मिलने की संभावना थी। कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने का अर्थ प्रवाह पतित होना नहीं होता। यद्यपि श्री नजरुद्दीन का उद्देश्य ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रशंसा करना नहीं था, फिर भी मैं उनके उद्गार को प्रशंसोद्गार मानता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी को संशोधन त्रुटिपूर्ण लगे, उन्हें वापस लेकर उनके स्थान पर अधिक सही संशोधन स्वीकार न किए होते तो ऐसा माना जाता कि ड्राफ्टिंग कमेटी स्पष्ट रूप से कर्तव्यच्युत हुई है और वह झूठी प्रतिष्ठा की दोषी है। मुझे प्रसन्नता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी गलती स्वीकार करने व उसे सुधारने में किसी प्रकार की लज्जा का संकोच अनुभव नहीं किया। एक अपवाद को छोड़कर प्रारूप समिति के काम के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में प्रशंसा का एक मत है। इसका मुझे हर्ष है। इतने बड़े पैमाने पर परिश्रम की उत्स्फूर्त प्रशंसा देखकर प्रारूप समिति प्रसन्न होगी, इसका मुझे विश्वास है। संविधान समिति के मेरे सहकारियों ने मुझ पर जिस प्रशंसा की वर्षा की है, उससे मैं इतना अभिभूत हूँ कि उन लोगों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अनुसूचित जाति के हित संबंधों का रक्षण करने के अतिरिक्त अन्य कोई बड़ी आकांक्षा लेकर मैं संविधान समिति में नहीं आया था। अधिक जिम्मेदारी का काम करने के लिए मुझे स्मरण किया जाएगा, इसकी मुझे जरा भी कल्पना नहीं थी। इसलिए जब समिति ने प्रारूप समिति में मेरी नियुक्ति की, मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ और जब प्रारूप समिति ने अध्यक्ष के नाते मुझे चुना, तब मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे मुझसे अधिक बड़े, अधिक अच्छे व अधिक समर्थ लोग थे। मुझ पर इतना विश्वास व भरोसा रखने के लिए और मुझे साधन के रूप में चुनने व देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं संविधान समिति व प्रारूप समिति का आभारी हूँ। जय घोष हुआ इस समय। अब आप दूसरे पार्ट में देखें। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।